चिंता ज्यादा करने लगते हैं, या तो हमें लूज मोशन हो जाता है या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सेरोटोनिन ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आप सोचते हैं, जब आपको चिंता होती है तो वो बॉडी में ब्रेन से निकलता है लेकिन एक्ट करता है गट पर। वो फील करते हैं कि उनका पेट भारी है, वो उनका पेट साफ हुआ नहीं है, पर वो जब वॉशरूम जाते हैं तो उनका पेट साफ होता नहीं। आपको अपने आप से 4-5 सवाल पूछने हैं। टॉयलेट में कितनी देर तक बैठे रहते हो? आपको 10 से 15 मिनट तो नहीं लगते? आप जहाँ नीचे का रास्ता है वहाँ ब्लॉकेज तो फील नहीं करते? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग तो नहीं करनी पड़ती है? और कभी कभी आपको फिंगर इवैक्यूएशन तो नहीं करना पड़ता है? वीट एलर्जी के अंदर पेशेंट वीट लेता रहता है, उससे उसको एलर्जी होती है, उसका जो वीट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, दे प्रोड्यूस मोर गैस, डिस्कम्फर्ट होता है, हीमोग्लोबिन लगातार कम होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला हमारे पेट में कैसे कैंसर निकल गया। यदि किसी को अचानक से कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ ठीक चला है, जैसे किसी को 10 साल से कॉन्स्टिपेशन, चलो कोई नहीं, लेकिन 5-6 महीने में हाल ही में कॉन्स्टिपेशन हुआ है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो मुझे कोलोस्कोपी और इंडोस्कोपी कब कराना चाहिए? साल में कितनी बार कराना चाहिए? स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी 50 साल के बाद एक बार करनी चाहिए। ऐसा यदि उसमें कुछ नहीं आया तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं एक विशेष मेहमान से आपको मिलाने जा रहा हूं, जिनकी बातें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल आपको पता है कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाचन तंत्र को भी बेहतर रखना होगा। और पाचन तंत्र को बेहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि पेट, स्टमक, गट ये सेकंड ब्रेन है। मतलब अगर दिमाग मास्टर ब्रेन है तो ये भी दूसरा ब्रेन है। अगर आपका गट खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होता है, तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और एक बड़े ही नामचीन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिल शर्मा, जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। वो हमारे साथ हैं और आज हमें बताएंगे कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं TV9 और पंकज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच पर आमंत्रण के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है, जैसा कि बताया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि बॉडी में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो भी चीज़ आएगी, जो भी चीज़ निकलेगी, सारा यहाँ से ही। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बिलियन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर रिसाइड कर सकते हैं। जितनी आपके अंदर सेल्स नहीं है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया आपकी गट में। और कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना होता है जिससे कि आपकी हेल्थ नियंत्रित होती है। यदि ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होते ही आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, आप बोलते हैं इम्यूनिटी की बात करते हैं, कोरोना आया सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो गट के अंदर जितनी इम्यून सेल्स होती है वो कहीं भी नहीं है। टोटल बॉडी की इम्यून सेल को एक तरफ कर दीजिए और गट की इम्यून सेल्स को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स होती है। इतने चेक पॉइंट होते हैं, आप कुछ भी खाते हैं तो देयर आर सो मेनी चेक पॉइंट इन गट, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही आपका ये चेक पॉइंट खराब हुए, आपको आपके खाने से तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है, औद्योगिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, शारीरिक श्रम का अभाव हो रहा है, इस कारण से आपका और जंक फूड, कोला ड्रिंक ये सब बढ़ रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेटेड फूड है कि आपको इतना % कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उसमें भी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, फैट इतना लेना चाहिए, वो सब गड़बड़ा गया है। अब जो भी अपनों को मिलता है, जो भी इजी अप्रोचेबल होता है, हम उसको ले लेते हैं और उसके दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। और आप जैसे सेकेंड ब्रेन की जो बात की है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना केवल वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, वो गट को भी कंट्रोल करते हैं। तो देखा होगा यदि लोग चिंता करने लग जाते हैं उसी टाइम उनको लूज मोशन होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ब्रेन, वो काम करते हैं गट पर, तो उससे उनको डायरिया होने लगता है। तो एक सेरोटोनिन ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आप सोचते हैं, जब आपको चिंता होती है तो वो बॉडी में ब्रेन से निकलता है लेकिन एक्ट करता है गट पर। तो ये तकलीफ आपकी जुड़ी हुई है।
आप यदि आपकी गट हेल्थ है अच्छी है तो आपको अच्छा फीलिंग होगा, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छा फील करेगी, स्ट्रॉन्ग फील करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गट हेल्थ को कंट्रोल करना और गट हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये दिनचर्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसीलिए डॉक्टर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे चिंता चिता के समान है। समझिए एक बिंदी का फर्क है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माइंड से सेरोटोनिन रिलीज होगा, और सेरोटोनिन रिलीज होगा तो स्टमक बेहतर फंक्शन करेगा, पाचन तंत्र बेहतर फंक्शन करेगा। और जैसे ही हम चिंता ज़्यादा करने लगते हैं, या तो हमें लूज मोशन हो जाता है, या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या आजकल अक्सर लोग आईबीएस से सफ़र करते हैं। आईबीएस इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम जिसको कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, चाहे आजकल वो मीडिया में काम कर रहे हो, आईटी में काम कर रहे हो, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हो। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सुबह कैसे वो अपने पेट को साफ कर सकें। उन्हें कई बार जाना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें कई बार उनका पेट भारी लगता है, फूला हुआ लगता है, स्वेल्ड लगता है, और वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ, नॉर्मल वेज खाना खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी दिक्कत क्यों है। तो सवाल ये है कि आजकल अक्सर लोगों का आईबीएस से पीड़ित होना, आजकल अक्सर लोगों का पेट फूला रहना, आजकल अक्सर लोगों का पेट की बड़ी समस्या रहना, और जिस वजह से वो अपने ऑफिस में भी अपने कामों में भी प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आपका कंसंट्रेशन भी ठीक नहीं होगा। और आप जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि पेट और दिमाग का बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर आपका दिमाग खराब है तो पेट भी खराब होगा, आपका पेट खराब है तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि ये आईबीएस जैसी गंभीर बीमारी को कैसे टैकल किया जाए और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले आपकी पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का तात्पर्य हर लोगों के लिए अलग अलग है। कोई फील करता है कि मुझे मोशन हो नहीं रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन समझता है। कोई ये बोलता है मैं 5 बार जा रहा हूँ लेकिन एक बार साफ नहीं हो रहा, उसको भी कॉन्स्टिपेशन समझता है। कोई ये फील करता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो यदि किसी को सप्ताह में 3 से कम मोशन हो रहे हैं और स्टूल हार्ड हो रहे हैं, तब हमको उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि यदि आपकी जो आंतें हैं वो बराबर नहीं चल रही है, वहाँ जो डाइजेशन हो रहा है वो स्लो हो रहा है, रेक्टम तक जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लेट आ रहा है, तो उसका जो निकास है वो देरी से हो रहा है। तो सबसे पहले तो इंटेस्टाइन की स्लोनेस की वजह से। तो इंटेस्टाइन में 2 तरह की इंटेस्टाइन होती है, एक तो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। लेकिन मैं बताता हूँ, छोटी आंत इतनी बड़ी होती है कि हमारी बॉडी की लंबाई से बड़ी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ जितने भी आपको अब्जॉर्प्शन होता है, जो भी आप खाते हैं, जहाँ से भी आपको कहते हैं न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे विटामिन लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, सभी का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो अनअब्जॉर्ब होने के बाद में जो फूड बचता है, वेस्ट बचता है, वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जिसे कि कोलोन बोलते हैं, वो 1.5 मीटर लंबी होती है। वहाँ केवल वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। यदि आपका स्टूल हार्ड आ रहा है, इसका मतलब वो कोलोन में लंबे टाइम तक रुक रहा है, तो उससे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है और स्टूल डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए स्टूल हार्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, ओल्ड एज में अधिकतर स्टूल हार्ड इसलिए आते हैं कि कोलोन पुश नहीं कर पाती इसको, और उसके बाद में वहाँ अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, स्टूल हार्ड हो जाते हैं। जैसे ही रेक्टम में आता है, अब यहाँ एक विशेष तरह की प्रक्रिया चालू होती है। रेक्टम आपके स्टूल को सेंस करता है, सेंस करने के बाद में वहाँ की जो मसल होती है वो उसको पुश करती है। पुश करते वक्त ही आपका स्फिंक्टर खुलता है। तो ये सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, फिर आपको बाउल मूवमेंट होता है। लेकिन आपका स्टूल रेक्टम में आ रहा है, आपको जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको गए हुआ नहीं, इसका मतलब यह है कि मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन स्फिंक्टर नहीं खुल रहा। तो इस बीमारी को बोलते हैं पेल्विक डिसएनर्जिया। लोग इसको कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर आपका फाइबर काम नहीं करेगा, ना लेग्जेटिव काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा इसके अंदर विशेष तरीके में बायोफीडबैक थेरेपी देनी पड़ती है, और इसके एक विशेष तरह के टेस्ट होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या होता है कि यदि यंग एज के अंदर, जैसे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना
होता है, जल्दीबाजी होती है, तो दे ट्राई टू होल्ड देयर स्टूल ना, तो एक आदत सी बन जाती है, तो स्फिंक्टर ट्रेन हो जाते हैं होल्ड करने के लिए। तो जब उनको होल्ड नहीं करना होता तब भी वो होल्ड करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो यहाँ होता है ट्रीटमेंट होता है कोऑर्डिनेशन को ठीक करना। इसके लिए एक एनोरेक्टल मैनोमेट्री की जाती है। मैनोमेट्री से ये बताया जाता है कि रेक्टम के अंदर कितना प्रेशर बना हुआ है लगातार, और उसके साथ साथ में स्फिंक्टर कितनी देर में खुल रहा है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसको 4 टाइप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके हिसाब से बायोफीडबैक। वो ये बात आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कई लोगों को प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं होता कि उनका स्टूल हार्ड होता है, उनका स्टूल बड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन स्टिकी होता है। वो फील करते हैं कि उनका पेट भारी है, वो उनका पेट साफ हुआ नहीं है, पर वो जब वॉशरूम जाते हैं तो उनका पेट साफ होता नहीं है, और जब वो डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो कहा यह जाता है कि वो आईबीएस की बीमारी से ग्रसित है। दरअसल ये होता क्या है, उनका स्टूल कभी टफ नहीं होता, हार्ड नहीं होता, वो स्टिकी होता है, सॉफ्ट होता है, चिपचिपाहट वाला होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता, खुलासा नहीं होता, आदमी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। और ये बीमारी बड़ी कॉमन है, इसलिए उसको रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, तरह तरह की बीमारी होती है, उसका खाना कम हो जाता है, खाने में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसका काम करने में कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और तमाम तरह की समस्याएं होती है। मेरे ख्याल से उसको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, नींद की भी दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि इस बीमारी को आप एड्रेस करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये कितनी गंभीर समस्या है और इसको कैसे टैकल किया जाए। IBS जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अंदर कुछ नहीं, आपकी इंटेस्टाइन है ओवर सेंसिटिव हो जाती है। ये ओवर सेंसिटिव हो जाती है इनर स्टिमुलाई को और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। कुछ जैसे आप फूड लेते हैं तो उससे स्टिमुलेट हो जाएगी, कोई इंटरनल हार्मोनल है उससे सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये इसके अंदर पेशेंट को पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है, और ये पेन का जो रिलेशन होता है मोशन से होता है। मोशन जैसे हो जाता है ये पेन थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी कभी एग्रेवेट भी हो जाता है, और इसके साथ साथ में जो स्टूल की फॉर्म है, जो कंसिस्टेंसी है, वो भी चेंज हो जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ये सिम्टम्स लगातार 3 महीने से ज़्यादा होते हैं तब इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हमें लेबल करने से पहले से उससे मिलती जुलती जितनी बीमारी होती है उन सबको हम टेस्ट करके हटा देते हैं, तब इस डायग्नोसिस को लेबल करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक तरह का डिस्कम्फर्ट पैदा करता है पेशेंट के अंदर, जो उसका जो रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए हम इसके अंदर ये एडवाइस करते हैं कि कुछ मेडिसिन देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं उनको डाइट मॉडिफिकेशन। कुछ ऐसी डाइट हैं कि जैसे ही वो बॉडी में जाती हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद में दे प्रोड्यूस मोर गैस, तो उससे डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं हाई फूड मैप डाइट, हाई फूड मैप डाइट। तो इसके अंदर जैसे मोटा मोटा तौर पे हम बात करें, जैसे राजमा हो गए, छोले, भिंडी, गोभी, मसूर की दाल, एप्पल, वाटरमेलन, मिल्क प्रोडक्ट, ये जैसे ही आपकी बॉडी से डाइजेस्ट होते हैं दे प्रोड्यूस मोर गैस। तो गैस जैसे इंटेस्टाइन में वहाँ का डिस्टेंशन होगा, पेन तकलीफ होगी, फिर उसको डायरिया होगा, तो ये सिम्टम बढ़ जाए। तो इसके लिए हम बोलते हैं ये चीज़ें थोड़ी सी कम लो, और आप यदि आपको जो भी तकलीफ है, जैसे डायरिया है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पेन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम इन पेशेंट को बतानी होती है, रीअश्योरेंस। उनको ये बताया जाता है कि ये कोई घातक बीमारी नहीं है, इससे आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है आप दवाई नहीं लें तो कुछ दिन बाद में अपने आप भी ठीक हो जाए, और आप भी थोड़ा सा डाइट मॉडिफाई करो और रिलैक्स रहो। तो नहीं, तो रिलैक्स रहना भी तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपको पता होगा कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये भी कहते हैं कि आईबीएस होने की वजह से उनको फिस्टुला हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, वो जाते हैं उनका स्टूल साफ नहीं होता, या वो जाते भी हैं तो पूरे तरीके से साफ नहीं होता, पेट फुला फुला रहता है, इसलिए ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जहां उनको जाना होता है समय पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो हैप्पी फ्रॉम विद इन फील नहीं करते। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल इस समस्या का समाधान क्या है, और कैसे लोग ये पहचाने कि मैं आईबीएस का शिकार हूं। क्योंकि बहुत लोगों को लूज मोशन नहीं होता है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन ही होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में इस तरह का होता है कि वो
थोड़ा थोड़ा स्टूल होता है पर स्टिकी होता है, और खाने में रिफ्लक्स होने लगता है। अगर वो कुछ खाते हैं तो एसिडिटी होता है, वो उल्टा डकार आता है जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह की जो समस्या होती है आम लोगों में, उसको कैसे एड्रेस किया जाए? क्या इसका एलोपैथ में इलाज है? क्योंकि कई बार देखिए, जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, इसमें एक चीज का बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? जैसे आपने कहा कि सप्ताह में 3 दिन आपका मोशन हो तो घबराने की बात नहीं है। और आयुर्वेद होम्योपैथ में कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। वो कहते हैं कि इंडियन फूड स्टाइल इस तरह का है कि अगर आपका रोज पेट साफ नहीं हो रहा है तो गंभीर समस्या है, क्योंकि हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं। तो हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ज्ञान इस इधर से पढ़ के उधर से पढ़ करके लेते हैं और बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिरकार हम अपने आप को कैसे संभालें। क्योंकि कई बार लंबे समय तक अगर आपके कोलोन में दिक्कत है तो आजकल कोलोन कैंसर भी होने लगा है, कोलाइटिस भी होने लगा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसको सिंपल कैसे रखा जाए, कैसे इसको ये रखा जाए कि हमारा सुबह का मोशन बिल्कुल समय पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रेशर ही फील नहीं होता। तो ये कैसे महसूस किया जाए कि हम इसको बिल्कुल समय पर, प्रेशर हो, हम समय पर हर काम को कर सकें, ताकि हमारा दिन जो है आनंद से भरा हुआ हो। क्योंकि पेट का रिलेशन दिमाग से है और इन दोनों का रिलेशन हमारी खुशियों से है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बात की, यदि गट इज़ हैप्पी देन यू आर हैप्पी, तो यू हैव टू मेक गट हैप्पी। और आईबीएस जैसे कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ में इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया भी होता है। और आईबीएस क्या, कुछ पेशेंट को क्या होता है कि एक बार दस्त हुए, 10 लग गए, वो ठीक नहीं हुए, लंबे टाइम तक चल गए, तो वहाँ उस इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, वो आगे जाके आईबीएस को जन्म देता है। और जब आप ये कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हो, जो अर्ज एक प्रेशर की बात कर रहे हो कि हमें जाने की, तो हाजत जिसे बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। यदि अर्ज जिसको कम हो रही है, तो अर्ज का मतलब, अर्ज आपको फीलिंग तभी आएगी जब आपका स्टूल रेक्टम में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टम उसको सेंस करता है। यदि जिसको अर्ज नहीं हो रही, उसका स्टूल रेक्टम में नहीं आया, मतलब वो आंत में ही ऊपर रुका हुआ है, तो ये तरह का हो गया एक स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। यहाँ जो दवाई देनी पड़ेगी, वो दवाई देनी पड़ेगी स्टूल को आगे लेके आने के लिए। लेकिन जिनको आपको हाजित हो रही है लेकिन वो जा रहे हैं यार अच्छे से नहीं हुआ, तो आपको वहाँ एक देखना पड़ेगा कि रेक्टम में स्टूल आ गया लेकिन वो पूरा निकल नहीं रहा। तो ये हो सकता है डेफिकेटरी डिसऑर्डर, जिसे मैंने पहले बताया पेल्विक डिससिनर्जिया। इसको आपको अपने आप से 4-5 सवाल पूछने हैं। टॉयलेट में कितनी देर तक बैठे रहते हो? आपको 10 से 15 मिनट तो नहीं लगते? आप जहाँ नीचे का रास्ता है वहाँ ब्लॉकेज तो फील नहीं करते? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग तो नहीं करनी पड़ती है? और कभी कभी आपको फिंगर इवैक्यूएशन तो नहीं करना पड़ता है? और जाने के बाद में सेटिस्फेक्शन तो नहीं आता है? यदि ये 4-5 सवाल में भी 2 से 3 सवाल भी पॉजिटिव हैं, तो इस पेल्विक डिससिनर्जिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर उसके लिए आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। यहाँ ट्रीटमेंट लेग्जेटिव नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट इज बायोफीडबैक थेरेपी। तो ये आइडेंटिफाई कर, थेरेपी क्या है, जरा ये भी बता दें। इस थेरेपी के अंदर हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपको जो स्फिंक्टर है, कि इस टाइम तक आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उसको रिलैक्स करना है। तो क्या करते हैं, स्ट्रेस में लोग पुश तो करते हैं, उसके साथ साथ स्फिंक्टर को खोलने की जगह वो बंद कर लेते हैं। तो वो यहाँ पुश किया, यहाँ ये बंद हो गया, तो स्टूल पूरा, ये बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हुआ, फिर बंद कर लिया, थोड़ा बहुत फिर अंदर ही रह गया, तो ये रुक जाता है। तो ये इनकोऑर्डिनेशन है, इसे बोलते हैं पेल्विक डिससिनर्जिया। इसके ऊपर हमने रिसर्च भी की गई है, हमारे यहाँ से पेपर भी हमने इसके ऊपर किया है कि जिन जिन कॉन्स्टिपेशन पे उनमें लिया, हमने टेस्ट किया, उनके सिम्टम्स नोट किए, फिर ये देखा गया है कि कितना इसका प्रिवेलेंस काफ़ी हाई है, जो इनको पर्टिकुलर कॉन्स्टिपेशन है और जिनको आईबीएस है। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और क्या होता है कि यदि आपका स्टूल, जो आप बात कर रहे हैं कि पेट में भारीपन, स्टूल आपका लंबे टाइम तक रहता है, बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, जैसे ही कोलोन में आता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो वहाँ के जो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं, तो वहाँ से गैस रिलीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन। तो इससे क्या है कि आपको ये फिर ब्लोटिंग, एक तो ब्लोटिंग ये वाली होती है, दूसरी ब्लोटिंग ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं, जो स्टोमक का पेसमेकर सेल्स हैं, वो पूरा रिलैक्स नहीं हुआ, आपका फूड तो आ गया लेकिन उसी टाइम वहाँ उसने पूरा रिलैक्स नहीं हो, तो उस वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। तो ब्लोटिंग को आपको समझना होगा, कॉन्स्टिपेशन को आपको समझना होगा, डिस्कम्फर्ट को आपको समझना होगा। उसके हिसाब से एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि ये सिम्टम्स है, ये डायग्नोसिस। पहले रीएश्योर करना है कि यहाँ
ये रियश्योर है कि आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां, जैसे हमने ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली वीट एलर्जी जो देखा गया है, वीट एलर्जी के अंदर पेशेंट वीट लेता रहता है, उससे उसको एलर्जी होती है, उसका जो वीट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, दे प्रोड्यूस मोर गैस, डिस्कम्फर्ट होता है, हीमोग्लोबिन लगातार कम होने लगता है, दस्त होने लग जाते हैं, विटामिन की कमी आ जाती है। तो ये भी हमें मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार समझते हैं, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं और पूरा डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छा, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, उनका एसोफेगस में खाना नहीं जाता है, या जाता भी है तो उन्हें बड़ा पेन होता है। अब ये कौन सी कंडीशन होती है? और दरअसल मैं अगर आपसे पूछूं तो एक्लेक्सिया कार्डिया क्या होता है, कैसे आप इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस और इलाज कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको खाना खाने में जो तकलीफ, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया, मतलब आपको खाना नहीं जा रहा। ये लिक्विड से भी हो सकता है, सॉलिड से भी हो सकता है। ये इस खाना खा स्वेलिंग स्टार्टिंग में भी हो सकता है। यदि स्टार्टिंग में यहाँ हो रहा है तो पेशेंट को चोकिंग हो सकती है, उसको खांसी आ सकती है और उसका खाना यहाँ अटक सकता है। दूसरा तरीका होता है मैकेनिकल डिस्फेजिया। यदि कोई भी मैकेनिकल डिस्फेजिया की वहाँ रुकावट है, जो फूड पाइप है उसमें रुकावट है, वो रुकावट स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है। मैकेनिकल डिस्फेजिया के अंदर आपको खाना जो सॉलिड है वो भी अटकेगा, लिक्विड भी अटकेगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे ये जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, पेशेंट को वेट लॉस होता जाता है। और जो दूसरी आपने बीमारी बताई अक्लेजिया कार्डिया, अक्लेजिया कार्डिया एक रेयर प्रॉब्लम है। ये आप 1 लाख में से 1 लोगों को होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड पाइप के जो न्यूरल नेटवर्किंग है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपकी फूड पाइप की जो वायरिंग है वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मस्कुलर ट्यूब है उसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस से पुश करने की पावर है फूड को, वो चली जाती है और स्फिंक्टर जिस टाइम पे खुलना चाहिए वो नहीं खुल पाता। खाना लंबे टाइम तक फूड पाइप में स्टे करता है, धीरे धीरे ये खाना वापस आने लगता है और पेशेंट को क्योंकि फूड अंदर तक नहीं जा रहा, अब्जॉर्प्शन नहीं होने लगता, उसका वजन कम होने लगता है, खाना तकलीफ, ये खाना रिफ्लक्स के रूप में ऊपर आता है। कभी कभी आप सोते हो देखा गया उनका तकिया खाने से गीला हो जाता है, वजन लगातार कम हो जाता है, कभी कभी ये लंग में भी एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो भी सिम्टम्स आते हैं। तो ये हमने ये देखा गया, अक्लेजी वाले पहले पेशेंट जाते हैं गैस्ट्रो के आने के बाद ENT में, उनको कभी जैसे चोकिंग फील हो गई, उनको लगता है खाना यहाँ अटक रहा है, तो पहले सबसे पहले जाते हैं ENT के पास में, फिर वो जाते हैं पल्मो के पास में क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम के साथ में वो जाते हैं फिजिशियन के पास में। तो जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अक्लेजिया के 3 तरह के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो अर्ली स्टेज के अंदर होता है, जो ऊपरी सिरे का वाल होता है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दोनों के बीच में एक प्रेशर बन जाता है जिसको बोलते हैं पेन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन। ये इसलिए बनता है कि वाल टाइट है लेकिन बॉडी ट्राई कर रही है कि उसको पुश करने की वजह से, तो एक दबाव बन जाता है। दूसरी जो स्टेज आती है जिसे टाइप 1 अक्लेजिया बोलते हैं, ये जो फूड पाइप है ये पूरी, इसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस है बिल्कुल चले जाते हैं, इसके अंदर जो पुश करने की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, वाल टाइट हो जाता है और इसोफेगस डायलेटेड हो जाती है। तो यहाँ ये किसी भी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सारा डायरेक्टेड है एलियस थेरेपी, जो वाल है उसके ऊपर। इस पेरिस्टाल्सिस को किसी प्रक्रिया से दोबारा लाया नहीं जा सकता। जो टाइप 3 होता है उसके अंदर वाल तो टाइट है, उसके साथ साथ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उससे अलग हट के कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो टाइप 1, 2, 3 ये अक्लेजिया कार्डिया है। अक्लेजिया कार्डिया के पहले को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं, फिर एक बेरियम की जांच करते हैं, एक्सरे खींचते हैं और एक विशेष तरह का टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं मैनोमेट्री। तो क्या आप अपने अस्पताल में, अपने क्लिनिक में जहां आप काम करते हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल में, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? वहां पर अगर लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है तो क्या वो आपके पास जा सकते हैं, उनका समुचित इलाज हो सकता है? हम भारत के कुछ विशेषज्ञों में से शामिल हैं जिनके अंदर अक्लेजिया के कार्डिया में के इलाज में काफ़ी सफलता हासिल की है। अब इसके लिए पहले होता था सर्जरी जैसे हेलार्स मायोटोमी होती थी, उसके अंदर बड़ा ऑपरेशन होता था, बाहर से जो वाल टाइट होता था उसको कट ओपन किया जाता था और फिर उसको क्लोज किया जाता है। आजकल एक नई एंडोस्कोपी की पद्धति आई जिसे बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। काम वही हो रहा है, जो वाल टाइट है उसको कट ओपन किया जा रहा है, लेकिन ये सारा एंडोस्कोपी से किया जा रहा है। इसके अंदर फायदा यह है, पेशेंट को कोई चीरा नहीं, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज, आधा से 1 घंटे की प्रक्रिया है, पेशेंट को कोई आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, वार्ड में पेशेंट स्टे करता है और ये अमूमन प्रक्रिया के बाद में पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है
वो सर्जरी के बराबर है, और पर्टिकुलरली टाइप 3 एक्लीजिया में इवन सर्जरी से भी बेटर है। इस प्रक्रिया में ये करते हैं, एंडोस्कोप से अंदर जाते हैं और अंदर की परत में निक लगाते हैं। तो जो आहार नाल की वायल होते हैं उसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले जो अंदरी लेयर होता है, फिर बीच की मसल होती है, फिर बाहरी लेयर होता है। मतलब आप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और इस कदर सिंप्लीफाई कर दिया कि लोगों को आईसीयू में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो एक मेजर ऑपरेशन के थ्रू ठीक होने के चांसेस थे, उसको आपने सिंपल तरीके से ठीक होने का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, और ये आप करते हैं। मतलब इस प्रोसेस में आप स्किल्ड हैं। मैं अगर ये कहूं कि जिसको इस तरह की बीमारी हो वो आपसे संपर्क कर सकता है, और आपके अस्पताल में उसका इलाज संभव है। ये हमने 200 से भी अधिक केस कर चुके हैं परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी में। और जो ये टेक्निक थी 2010 में सबसे पहले जापान में आई थी, फिर ये इंडिया में आई, और इस टेक्निक से काफ़ी लोग का फ़ायदा हो रहा है। और इस टेक्निक में जो अक्लेजिया कार्डिया का इलाज है पूरा बदल दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोएम, परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ओह, पोएम। तो वही मैं पूछने जा रहा था कि ये पोएम क्या है, और ये थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी क्या है? थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी जैसा कि मना है, पोएम इज प्रोटोटाइप ऑफ थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। जैसे मैंने बताया कि आपको आहार नाल के 3 लेयर हैं। सबसे पहले अंदर का लेयर, बीच का सब म्यूकोजा, फिर मसल। तो जो सब म्यूकोजा होती है, इसकी खास बात ये होती है इसके अंदर लूज टिश्यू होते हैं। एक एरिया होता है जो कि लूज टिश्यू से भरा होता है, तो उसको हम इंजेक्ट करके एक्सपांड करते हैं। तो जो पोएम की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले एक निक लगाते हैं, फिर ये जो लूज एरियल टिश्यू है यहाँ जाके इसको एक्सपांड बनते हैं, एक सुरंग बनाते हैं। एक सुरंग बना के वाल में काम करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको वहाँ जाके काम करना है। आप नॉर्मल रास्ते से नहीं गए, सुरंग से वहाँ चले गए, आपने उसका अपना काम किया, वापस आ गए, और जहाँ किया था क्लोज कर दिया, किसी को कुछ मालूम नहीं और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये पोएम की। मैं एक बड़ा 2 सवाल अब मैं आपसे और पूछूंगा। मुझे लगता है दर्शक इससे बड़े लाभान्वित होंगे। एक तो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला हमारे पेट में कैसे कैंसर निकल गया। ये कोई मैकेनिज्म है, कोई टेस्ट है जिससे पता चल सके कि हमारा गट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आपके हिसाब से मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आईबीएस मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एलेक्सा कार्डिया की आपने बात कर ही दी, वो तो आदमी को पता चल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मुझे 4th स्टेज में पता चला कि हमारे कोलोन में कैंसर था, रेक्टम में कैंसर था, इंटेस्टाइन में कैंसर था, और हमें 4th स्टेज में पता चला। तो क्या कोई टेस्ट है क्या, या कोई सिम्टम्स है क्या जो लोग कंसर्न्ड रहें, जागरूक रहें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन माय गट? तो प्रॉब्लम इन इंडिया इज दैट वी डोंट हैव एनी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। यूएस के अंदर 50 साल का हो गया, हर एक की कोलोनोस्कोपी होना ही होना। तो कोलोनोस्कोपी होने से पहले यदि कोई भी कैंसर कोलोन में बनता है, सबसे पहले एक छोटा सा पॉलिप बनता है 5 to 1 सेंटीमीटर के आसपास में। पहले वो बढ़ता है, उसमें फिर माइल्ड डिस्प्लेजिया आएगा, फिर सीवियर आएगा, फिर जाके वो कैंसर बनेगा। तो हम क्या उस चीज़ को मिस कर जाते हैं, सीधा कैंसर को पकड़ रहे हैं। तो आपको कैंसर को नहीं पकड़ना, उससे पहले वाली स्टेज को पकड़ना है, तो पॉलिप को पकड़ना है। तो आजकल हमारे पास ऐसी भी टेक्निक है, यदि पॉलिप में कैंसर भी बनने वाला हो तो इसको एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डिसेक्शन की टेक्निक से निकाल दिया जाता है, ताकि वो कैंसर तक पहुंचे ही नहीं, और पेशेंट को इस ट्रीटमेंट से क्योर मिलती है। आप सिम्टम्स की बात करें तो अधिकतर पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन देयर आर सम रेड फ्लैग साइन जो आपको याद रखने हैं। कि यदि किसी को अचानक से कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ ठीक चला है, जैसे किसी को 10 साल से कॉन्स्टिपेशन चलो कोई नहीं, लेकिन 5-6 महीने में हाल ही में कॉन्स्टिपेशन हुआ है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो आपको इस टाइम तो टेस्ट करना ही करना है। अपर जो सिम्टम्स है उसके अंदर यदि आपको लगातार पेन हो रहा है, भूख कम लग रही है, हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है, तो आपको ये टेस्ट करवाना ही करवाना है। तो आप ये क्या इंडिकेट करते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, एटलीस्ट हम इन सिम्टम्स पर ध्यान रख के अपना टेस्ट करवाएं। नहीं, पर अगर कोई कंसर्न जागरूक सिटीजन है, अगर सपोज मैं चाहता हूं कि स्क्रीनिंग कराऊं, तो मुझे कोलोस्कोपी और इंडोस्कोपी कब कराना चाहिए? साल में कितनी बार कराना चाहिए? स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी 50 साल के बाद एक बार करनी चाहिए। ऐसा यदि उसमें कुछ नहीं आया तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यदि वहाँ कुछ पॉलिप मिला, वो किस तरह का पॉलिप है उसके बाद डिसाइड होता है कि जैसे सपोज मैंने 2 साल पहले कराया था और उसमें पॉलिप मिला था,
उसका टेस्ट भी हुआ कि क्या उसमें कैंसर है, कैंसरस है, नहीं है, तो वो नहीं था, उस पॉलिप को हटा दिया गया। तो अब फिर मुझे जरूरत है क्या कि मैं यदि उसमें कोई डिस्प्लेजिया नहीं है तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, उसने 2 साल पहले कराया, उसको पता चला एक पॉलिप है जो कि उसको दिखाया गया स्क्रीन पर, अब पॉलिप को चेक किया गया और पता चला कि ये नॉन कैंसरस है, इसमें कोई कैंसरस मटेरियल है नहीं, और पॉलिप को हटा दिया गया। क्या वैसे व्यक्ति को कब फिर से इंडोस्कोपी कराना चाहिए, कब फिर से कोलोस्कोपी कराना इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉलिप की साइज क्या है, पॉलिप के नंबर्स क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और एज क्या है। यूजुअली यदि आपको पहले कैंसर नहीं है तो आप 3 साल तक वेट कर सकते हैं नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी के लिए। यदि उसके अंदर डिस्प्लेजिया आया, वो माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, सीवियर डिस्प्लेजिया है तो आपको 3 से 6 महीने में ही करवाना पड़ेगा। यदि उसके अंदर ठीक है कि माइल्ड है तो आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। 3 ईयर, 1 ईयर, 3 to 6 मंथ। चलिए, तो बहुत सारी बातें आपने बताई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे वो आपके मार्फत बहुत कुछ जान पाएंगे, और ख़ास तौर पर उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर आपसे संपर्क करेंगे या किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे, क्योंकि जो आपने सिम्टम्स बताए वो कितने जरूरी हैं उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमने जो डॉक्टर कपिल से पूछा कि अचानक लोगों को लगता है कि हमें 4th स्टेज का कैंसर क्यों हो गया, तो दरअसल उसके भी सिम्टम्स पहले से दिखाई पड़ते हैं, और इंडिया में खास तौर पर हम कोलोस्कोपी बिल्कुल नहीं कराते, कभी हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो हम इसके लिए नहीं जाते। अगर थोड़ा भी एबरेशंस दिखे, आपको दिक्कत हो, जैसा कि इन्होंने बताया स्टूल में ब्लड दिखे या किसी तरह की समस्या हो, अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो जो पहले आपको था नहीं, तो आपको निश्चित तौर पर बढ़िया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको अगर निगलने में दिक्कत है और बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कपिल शर्मा भी हैं, आप ये वीडियो देख करके आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका एक्सपर्टीज है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है एक अलग मैकेनिज्म से, क्योंकि पहले एक बड़ा ऑपरेशन करना होता था, अब ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म से उस पेशेंट्स को ठीक करते हैं। और इसीलिए मैंने इनसे बात की ताकि गट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे स्वेलो मतलब खाना निगलने को लेकर के प्रॉब्लम हो, अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जान सकते हैं कि इसको कैसे पहचानें, और ये दिक्कत हो तो कैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और डॉक्टर कपिल शर्मा से भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है। बहरहाल डॉक्टर कपिल शर्मा, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।